হাসিতে ভয় পাবো না যেন, সময় আছে এখনো এই বাংলা মাকে যেন। জানবো আবার, লড়বো আবার, জিতবো আবার মাটি, অত্যাচারী তুমি এবার সামনে রেখো ঘাটি, সামনে রেখো ঘাটি, সামনে রেখো ঘাটি। সময় নিজের আদালতে করবে বিচার মামলা, করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা। The nasty home minister, the naughty home minister. गृह मंत्री को नास्टी नॉटी कहना, क्या आपको लगता है इसमें डिग्निटी है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए राजनीतिक जो हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें? मैं मानती हूँ नास्टी और नॉटी कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है और ना ये किसी तरह की अब्यूज है। अचानक आईपैक में ऐसी क्या बुराई निकल आई कि आपको लगता है कि ईडी की रेड अब नहीं होनी चाहिए थी, जब पहले नहीं हुई तो अब क्या समस्या है? ममता बनर्जी के 15 साल के कार्यकाल पे बात न करके पूरा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी हो गया, तो ये तो आपको भी सूट करता है कि ये स्क्रूटनी जो होनी थी 15 साल के कामकाज की वो अब नहीं हो रही है। अब बंगाल की जनता भी ये कह रही है कि भाई ममता दीदी को हमें सेव करना है, नरेंद्र मोदी वरना उनके पीछे आ रहे हैं। एक ताकतवर प्रधानमंत्री से मुकाबला हो रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री का। शुभेंदु अधिकारी जरूर ये चाहेंगे कि वो बंगाल का चेहरा बन जाए, आप कह रही हैं कि वो नहीं है उनके पास चेहरा। दीदी ने हर घर के लिए, हर परिवार के लिए खुद एक पत्र अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको लिखा है, जिसपे दीदी का पूरा रिपोर्ट कार्ड है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले 48 घंटे मैं कहूंगी अगर एक व्यक्ति के नाम रहे भारत की राजनीति में तो वो थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत सही काम करते हैं, बहुत सारे काम सही करते हैं, लेकिन ये काम बिल्कुल गलत किया उन्होंने अपनी राजनीति के लिए, और शायद उनके एडवाइजर भी पछता रहे होंगे कि ये ईडी को क्यों भेज दिया उन्होंने पश्चिम बंगाल रेड करने के लिए। पूरे तरीके से सारी दलीलों को, सारी राजनीति को सर के बल ममता बनर्जी ने पलट दिया है। जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह की बातें, खासकर टीएमसी के नेताओं के साथ जो बदसलूकी हुई, नेताओं नहीं बल्कि सांसदों के साथ, बाकायदा माननीय सांसदों के साथ, उसको लेकर देश भर में एक तरह से खेमे में जरूर रोष का माहौल है। लेकिन आगे क्या होगा बियॉन्ड द ऑप्टिक्स, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि तस्वीरें हमने देख ली, वीडियो देख लिए, टीवी पे चल गया, यूट्यूब पे देख लिया, अब आगे क्या होगा, इसको किस तरह से देखा जाए। हमारे साथ सुष्मिता देव मौजूद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, टीएमसी से, राजनीतिक घराने से आती हैं, कांग्रेस से और अब टीएमसी में हैं और एक ज़माने से राजनीति कर रही हैं। सुष्मिता जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि किस तरह से इस पूरी, मैं कहूँगी कि अंजाम दिया गया इस रैली को। लोगों का हमने सैलाब देखा। ये माना तो जा रहा था ममता बनर्जी पर दबाव डालने के लिए, उनको भ्रष्ट बताने के लिए ईडी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये तो बिल्कुल टर्न अराउंड हो गया। देखिए, जो घटना हुई आईपैक के साथ, उसमें अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो बहुत कुछ कहने को है, पर सच्चाई ये है कि कानून ये भी तय करता है कि क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आप बिजनेस या ट्रेड में देखें तो ट्रेड सीक्रेट्स बोल के उसको प्रोटेक्ट करता है कानून। पर अगर ईडी इस तरह से सर्च के माध्यम से किसी भी विरोधी दल के इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को उठाकर ले जाए और इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे अपोनेंट्स के साथ शेयर किया जाएगा, तो ये इलेक्शन से पहले ही उनको हराने का एक तरीका है। तो इस पे ममता दीदी ने रिएक्ट किया। और देखिए, बंगाल में जो चल रहा है आज से नहीं, पिछले 2-3 सालों से और लोकसभा के चुनाव से पहले जिस तरह का हमला बंगाल पे हो रहा है, संदेश खाली को लेके उन्होंने इतनी बातें की, पर वहां से 3 लाख का मार्जिन रहा, ममता दीदी जीत के आई। तो ये एक षड्यंत्र है उनके खिलाफ, और इनके साथ लड़ने के लिए एक ही तरीका है कि झुकना नहीं है, और दीदी ने यही किया। और दीदी की सबसे बड़ी ताकत आप देखेंगे कि 12 घंटे के अंदर वो कहती है मैं सड़कों पे चलूंगी, और हजारों लोग सड़कों पे उतर जाते हैं उनके साथ। सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, पर आम जनता जो बंगाल की है, तो वो उनकी ताकत है। और लोकतंत्र में इस ताकत की मैं मानती हूँ उनका सम्मान होना चाहिए इसके लिए कि लड़ पड़ी वो, जो काफी सारे नेता ऑपोजिशन में नहीं कर पाए। सुष्मिता जी, यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि आईपैक और आपका रिश्ता
ये कोई नया नहीं है, तो अभी कैसे ये मान लें कि सिर्फ अभी अगर रेड हो रही है तो ये दिक्कत की बात है, पहले दिक्कत की बात नहीं थी। कई सालों से जो कंसल्टेंसी फर्म है वो आपको एडवाइस कर रही है, आपके लिए रणनीति बना रही है, तो अचानक आईपैक में ऐसी क्या बुराई निकल आई कि आपको लगता है कि ईडी की रेड अब नहीं होनी चाहिए थी, जब पहले नहीं हुई तो अब क्या समस्या है? ये एक बात मैं आपके दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि जिस एफआईआर निर्भर करके ये सर्च हुआ या रेड हुआ, ये 2020 में दर्ज हुआ था। ठीक है, तो तब से ये लोग ईडी तहकीकात कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब आप सोचिए कि अगर मेरे पास ऐसे तथ्य है जिसको अगर ईडी सीज कर ले और ये साबित हो जाता है कि हम दोषी हैं, तो क्या 6 साल कोई अपने कंप्यूटर पे ये इंफॉर्मेशन रखेगा? आप बताइए ना, अगर कोई जुड़ा हुआ है किसी जुर्म से, किसी क्राइम से, वो क्या लैपटॉप पे सारा इंफॉर्मेशन रख के बैठे रहेगा कि ईडी आएगी और फिर लेके जाएगी? ये इसलिए किया है क्योंकि ईडी बीजेपी को सहायता करनी चाह रही है, उनकी मदद करनी चाह रही है कि एक परसेप्शन तैयार हो कि ममता दीदी का कोल स्कैम से या तृणमूल कांग्रेस का कोल स्कैम से कोई नाता है या कोई उसमें वो जुड़े हुए हैं। तो देखिए, 6 साल के बाद आप रेड कर रहे हैं चुनाव से 2 महीने पहले। या तो ये ईडी की बेवकूफी है, या दूसरा कारण जो हम कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर ये रेड अभी हुआ है। आईपैक से हमारा रिश्ता बहुत सालों का है, वो आज से नहीं, बहुत दिनों से हमारे लिए काम कर रहे हैं। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, आईपैक ने एक जमाने पे बीजेपी के लिए भी काम किया था और जेडीयू के लिए भी काम किया था। तो बिल्कुल। इट्स ए इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी। बिल्कुल, सुष्मिता जी, अब ये देखिए कि यहाँ अगर इतिहास देखें और हमारा सामने का ही इतिहास है, 15 साल से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं। अब ये बताइए, कोई पॉलिटिकल पार्टी 15 साल से सत्ता में है तो उसने कभी कोई भ्रष्टाचारी काम नहीं किया होगा? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल दूध की धूली हो सकती है? यहाँ आरोप ये भी लग रहा है ममता बनर्जी और आपकी पार्टी पर कि आप एक तरह से इलेक्शन का एक बिगुल बजाने के लिए आपने ईडी के इस रेड का इस्तेमाल किया, वरना कैसे एक तरह से पूरे माहौल के साथ, एक जोशो खरोश के साथ आप केंद्र सरकार के ऑपोजिशन में, उनके विरोध में पश्चिम बंगाल की राजनीति करना चाह रही हैं। तो ये भी एक आरोप है कि ममता बनर्जी को एक बहाना चाहिए था जो ईडी की रेड के तौर पे मिल गया है। कि ममता दीदी का जो आंदोलन चल रहा है बंगाल के सुरक्षा के लिए, बंगाल के अर्थनीति के लिए, वो आज से नहीं 2 साल से, अगर आप सदन का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, हम 21 से बोल रहे हैं कि बीजेपी हारने के बाद उन्होंने जिस तरह से बंगाल के 2 लाख करोड़ रुपए रोक दिया, ये तो जनहित में नहीं हो सकता। देखिए, राजनीति राजनीति की जगह पे है, पर अगर आप जनता को ही वंचित कर देंगे तो आप कैसे प्रधानमंत्री हैं? दूसरी बात, अगर कोई कहता है कि आईपैक के इस रेट्स का बहाना बना के हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप एआईटीसी के टाइमलाइन पे जाइए, फेसबुक हो या ट्विटर हो, और पिछले 2 महीने से जिस तरह से काम चल रहा है बंगाल में, चाहे एसआईआर हो, चाहे विरोध हो, चाहे रैलीज हो, तो हमें किसी सेंसेशनल न्यूज की जरूरत नहीं है। दीदी इज अ मास लीडर, वो जनता के बीच में रहती हैं, उनको दफ्तर में कम दिखने को मिलता है और वो जनता के बीच में ज्यादा रहती है। जिस तरह से उन्होंने स्कीम्स डिक्लेयर किए हैं, जिस तरह से वो एनरेगा को लेके, आवास योजना को लेकर पैसा रिलीज करने के लिए भारत सरकार पर आक्रमण सदन के बाहर और अंदर कर रही है, हमें किसी सेंसेशनल न्यूज की जरूरत नहीं है। पर अगर आईपैक के ऑफिस में जाकर ईडी सफलता प्राप्त करती परसों और हमारे वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले जाती, उससे हमारा चुनाव में नुकसान होता और बीजेपी का फायदा होता, जिस बीजेपी का कोई ऑर्गेनाइजेशन आज जमीनी तौर पर बंगाल में नहीं है। वहां बाहर के लोग आते हैं यूपी बिहार से मोदी जी के मीटिंग में। यही सच्चाई है बंगाल की। जी, सुष्मिता जी, लेकिन यहाँ पर आप ये भी देखिए कि एक 15 साल की सरकार का एंटी इनकम्बेंसी जो एक सेंटिमेंट जो होता है, यूजुअली पूरी दुनिया में होता है, ममता बनर्जी भी वो फेस कर रही होंगी, लेकिन ममता बनर्जी के 15 साल के कार्यकाल पे बात न करके पूरा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो नरेंद्र मोदी बनाम
ममता बनर्जी हो गया, तो ये तो आपको भी सूट करता है कि ये स्क्रूटनी जो होनी थी 15 साल के कामकाज की, वो अब नहीं हो रही है। अब बंगाल की जनता भी ये कह रही है कि भई ममता दीदी को हमें सेव करना है, नरेंद्र मोदी वरना उनके पीछे आ रहे हैं, एक ताकतवर प्रधानमंत्री से मुकाबला हो रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री का। तो जो पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है कि जो ये तस्वीरों की और ये पूरी दिखाने वाली राजनीति है, आपको नहीं लगता कि इसी के साथ-साथ सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि एक आरोप ये भी है कि एक तरह की बाइपोलर पॉलिटिक्स, यानी दो ध्रुव हों, दो खंबे हों इस पॉलिटिक्स के, जिसमें जो वाम दल हैं और कांग्रेस पार्टी है वो तो किनारे हो गई, बीजेपी बनाम टीएमसी, यही पॉलिटिक्स बीजेपी को भी सूट करती है और आपको भी सूट करती है। दोनों सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, जो भी राजनीति को समझता है या ऑब्जर्व करते हैं, ये तो तय है कि बंगाल में आज से नहीं 21 से बीजेपी वर्सेस टीएमसी ही लड़ाई है। ये कोई नई लड़ाई नहीं है और एक कठिन लड़ाई है। इसका हम वी एडमिट कि ये कठिन लड़ाई है। और दूसरी बात ये है कि ममता दीदी ने मैं आपको आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ, करीब 1 महीने पहले एक कार्यक्रम शुरू किया संगठनिक तौर पे। हर घर में दीदी का रिपोर्ट कार्ड जाएगा। जो एंटी इनकम्बेंसी की बात आप कर रहे हैं, दीदी ने हर घर के लिए, हर परिवार के लिए खुद एक पत्र अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको लिखा है, जिसपे दीदी का पूरा रिपोर्ट कार्ड है। स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, या इकोनॉमी के मामले में, नौकरियों के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 5 साल क्या काम किया है, इसका एक रिपोर्ट कार्ड घर घर जाएगा। तो अगर बीजेपी कहती है असम में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि बंगाल में बिल्कुल ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात आप भी कह रहे हैं और मैं भी बोल रही हूँ कि वहां पर कह रहे हैं मोदी वर्सेस ममता दी। तो सबसे बड़ा खोखलापन बीजेपी का तो यही है कि उनके पास बंगाल में ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जो ममता दीदी के साथ टक्कर ले सके, चाहे वो इमेज के मामले में हो और चाहे वो काम, गवर्नेंस, सुशासन के मामले में हो। तो दीदी बीजेपी से बहुत आगे है। अलग अलग तरीके हैं, बीजेपी उनको डिस्टर्ब करेगी, राजनीति में वो चलता है। पर ये मैं जरूर कहूंगी आपके दर्शकों को कि हम बैठे नहीं रहेंगे। बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी ज़रूर ये चाहेंगे कि वो बंगाल का चेहरा बन जाएँ, आप कह रही हैं कि वो नहीं है उनके पास चेहरा, खैर वो अलग बात है। बिल्कुल आखिरी सवाल अब आपसे, इसके बाद अब क्या होगा? हमने देखा काफ़ी एक तरह की, मैं नौटंकी शब्द का इस्तेमाल तो नहीं कर सकती, लेकिन एक थिएट्रिक्स हमने देखा, आपके जो एमपीज़ हैं वहाँ गए, उनको बाकायदा बड़े अजीब तरीके से वहाँ धकेला गया। मुझे भी अच्छा नहीं लगा ये देखते हुए इतने ठंड के मौसम में, जिस तरह से डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा दोनों को खदेड़ा जा रहा था, कोई गरिमा नहीं थी उसमें, कोई डिग्निटी नहीं थी। लेकिन इस सब के बाद अब अगला सूरज निकल गया है आज का, अब क्या होगा आगे? क्या ये चुनाव तक ये मुद्दा चलेगा? कोई और मुद्दे आएंगे? अगले कुछ हफ्तों में आपकी पार्टी की रणनीति क्या है? देखिए, आंदोलन करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। अगर कोई आंदोलन करे, विरोध करे शासक दल का, और सांसद को इस तरह से घसीटते हुए जेल में अगर सत्ता ले जाए या दिल्ली पुलिस ले जाए, जो अमित शाह जी के जुरिस्डिक्शन में है, मैं मानती हूँ कि लोकतंत्र के लिए ये एक इट्स अ शेम। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, हमारा जो स्ट्रैटेजी है, सीधी सी बात है, हम जनता के बीच में जाके उनका आशीर्वाद और समर्थन मांगेंगे। बीजेपी के पास ममता दीदी को मलाइन करने के अलावा और झूठ बोलने के अलावा बंगाल में कोई उनका स्ट्रैटेजी है ही नहीं। सो दे विल ट्राई एवरीथिंग टू मलाइन ममता दीदी एंड हर गवर्नेंस मॉडल, पर ये होगा नहीं। ये पहले भी बीजेपी मुंह की खा चुकी है और इस बार भी खा चुकी है। और मैं ये फिर से कहती हूँ, लोकतंत्र में कानून को मानकर विरोध करने का अधिकार हमारा है। हम सदन के अंदर करेंगे, सदन के बाहर करेंगे, और हम पीछे नहीं हटने वाले। अन्याय के खिलाफ सर ना उठाना भी अन्याय है। यही बिल्कुल, ममता लेकिन दीदी का लेकिन लेकिन गृह मंत्री को नास्टी, नॉटी कहना, क्या आपको लगता है इसमें डिग्निटी है? कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए राजनीतिक जो हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें? देखिए, ये मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी बंगाल में जाके बोलते हैं दीदी ओ दीदी। हाँ, गिरिराज सिंह जी बोलते हैं ये कैसी चीफ मिनिस्टर ये ठुमका लगा रही है। बंगाल में कल्चर बहुत बड़ी चीज है। रविंद्रनाथ टैगोर का गाना हर सभा में बजता है, लोग नाचते हैं, उनको कल्चरली दे आर रिच इन बंगाल। तो अगर अश्लील भाषा
को लेकर आप चर्चा करना चाहते तो एक और आपसे मुलाकात होगी, और मैं आपको इतने सारे उदाहरण दे दूंगी जहां दोनों ममता गलत हुआ। दीदी एक महिला मुख्यमंत्री है और सुष्मिता जी, शुभेंदु अधिकारी, दोनों गिरिराज गलत हुआ सिंह फिर। और प्रधानमंत्री जिस तरह के भाषा यूज करते हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। तो दोनों गलत है, आप ये कह रही हैं, वाकई दोनों गलत है। देखिए, नास्टी होम मिनिस्टर बोला है उन्होंने, नॉटी होम मिनिस्टर बोला है, तो मैं मानती हूँ नास्टी और नॉटी कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है, और ना ये किसी तरह की अब्यूज है। मतलब ये गाली गलौज नहीं है, ये क्रिटिसिज्म है जो लोकतंत्र में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुष्मिता देव, आपने हमें समय दिया, बहुत हमसे बहुत बात शुक्रिया। की।